So today we need to start with working capital management. First you need to understand. First you need to understand what is working capital. Any idea what is working capital? वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? आपने इन्वेस्ट किया और उससे आपको पैसे मतलब करंट जो आप कितने पैसे जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो चलता रहता है. तो जो चलता रहता है वो कौन सी चीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? कैश फ्लो. कैश फ्लो. खाली खाली कैश कैश फ्लो मतलब बॉन्ड्स एसेट्स. देखिए नहीं, एसेट्स और एसेट्स कहां से आएंगे? लायबिलिटी. इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करके इक्विटी से. क्या पढ़ा था शुरू में? बिल्कुल जब फाइनेंस स्टार्ट की थी क्या कहा था? लायबिलिटी से. लायबिलिटीज क्रिएट करेंगे तो एसेट्स बनाएंगे. ठीक है, सही है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट. सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ये. देन वी विल टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल इश्यूज. इसके अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं, कुछ मेन चीजें वो आप सीखें. उसके बाद इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में या इसको काम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इफ यू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स. फाइनेंसिंग करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिक्स. करंट एसेट्स को किस तरीके से फाइनेंस करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को मिक्स करना है, कितना शॉर्ट टर्म रखना है, कितना लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है, लॉन्ग टर्म किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है. ठीक है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक लेवल पे, कोई एडवांस लेवल पे नहीं, इंतहाई बेसिक लेवल पे. कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजंस. सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, वेरी स्मॉल चैप्टर, बहुत सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद आज की क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू फिनिश इट ऑफ. ओके, वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट. जिस तरह से कहा वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कहां से ये जो चीजें आएंगी इसको चलाऊंगा कैसे, तो इसने कहा कि एसेट्स और लायबिलिटीज. सो वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लेकिन कौन सी एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज? वो फिक्स्ड एसेट्स ना जो रोज काम कर रही है. बिल्डिंग क्या रोज बदलते हैं? नो सर. गाड़ियां क्या रोज खरीदते हैं और बेचते हैं? नो. लैंड रोज खरीदते हैं बेचते हैं? नहीं होती ना. मशीन्स नहीं होती. रोज क्या और चीजें सर्कुलेट कर रही है या क्या चीजें जा रही होती है? कैश, बॉन्ड्स, इन्वेंटरीज. ठीक है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल. किसी को पैसे दिए, किसी को पैसे अभी नहीं दिए, किसी को कहा अच्छा ठीक है कल पेमेंट करेंगे, परसों पेमेंट करेंगे, किसी से जिससे पैसे लेने हैं उससे पैसे ले लिए. ठीक. इसी तरीके से और क्या चीज हो सकती है? शॉर्ट टर्म के लोन्स. ठीक है, एडवांसेस. ठीक, प्रीपेमेंट्स. ठीक है, और क्या चीज हो सकती है? इंश्योरेंस प्रीमियम. मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकती है. मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं. इवन बिजनेसेस डू दैट. सिर्फ आप लोग ये काम नहीं करते यार एक्स्ट्रा पैसे इसको कहीं पे लगा दो. Businesses would do that because extra money is not something good. It is known as idle cash. इसको idle cash बोलते हैं. अगर पैसे वैसे ही पड़े हुए तो वो फालतू वो कुछ नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, तो उसको कहीं पे लगा देना. ठीक है, और सबसे अच्छी चीज उसमें आप लोगों ने कहा था मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर द बेस्ट वन. व्हाई? बिकॉज़ इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश क्विकली. रोज ट्रेड हो रहे हैं. ठीक है, 2 घंटे बाद पैसे चाहिए, 2 घंटे बाद पैसे निकाल, बेच दे, दोबारा पैसे निकल आएंगे. ठीक है, थोड़ा इंतजार करें कि कहीं पे उसकी कीमत अच्छी हो जाए, बेच दे उसको. ठीक, कल पैसे चाहिए, कल देख लें. ठीक, अभी आपके पास पैसे पड़े हैं, आप कुछ नहीं पता ये पैसे कब चाहिए होंगे, इन्वेस्ट कर दें. फिर एकदम आपको जरूरत पड़ गई, दोबारा उसको विड्रॉ वो कर दें, दोबारा उसको लिक्विडेट कर दें. ठीक, बट इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स और इन बैंक अकाउंट्स और फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स वुड बी डिफिकल्ट टू लिक्विडेट. वो नहीं होगी. ठीक है, वो लॉन्ग टर्म है, ये सब कुछ शॉर्ट टर्म है. ये हम लोगों ने कहा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. सो दिस वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. और व्हेन वी टॉक अबाउट नेट वर्किंग कैपिटल कि इसका नेट क्या है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करते हैं. ठीक है, लेकिन वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट वालों, फिक्स वालों को नहीं, करंट वालों. ठीक है, जो रोज इस्तेमाल हो रहे हैं. रोज मतलब ज्यादा होंगे, रोज कम होंगे, बस ये रोज के डेली ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं. सो नेट वर्किंग कैपिटल वुड बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. तो फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगा? नेट नहीं है, ग्रॉस है. ग्रॉस यानी नेट नहीं हुआ. नेट हम किसे कहते हैं? जब इसमें से हम कोई चीज माइनस करें. ठीक है, तो अगर मैंने माइनस नहीं किया, ऊपर मैं किस चीज को माइनस कर रहा हूं? लायबिलिटीज को. तो अगर लायबिलिटीज को माइनस नहीं किया तो फिर वो क्या चीज होगी? ग्रॉस हो गई, मतलब सिर्फ एसेट्स. सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन. सही है, तो सिर्फ जो करंट एसेट्स होंगे वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है,
But when we talk about net working capital, so actually we are talking about net, यानी इसमें से माइनस करके, तो वो आपके पास है current assets minus current liabilities. Got the idea? Gross and net, clear है? और फिर working capital management क्या हुआ? कि अगर आपसे कोई कहे working capital management आपकी कैसी है, तो वो ये देखना चाह रहा है कि आप अपने current asset और current liabilities को किस तरीके से मैनेज करते हैं, shuffle करते हैं, ठीक है? Assets ज्यादा करें, liabilities को ज्यादा करें, कितना ज्यादा करें, कितना कम करें. Remember, इस current assets, current liabilities के ऊपर एक और चीज है, बड़ी मशहूर. क्या सर? Current assets, current liability के ऊपर. हाँ, कौन सी? Current ratio, याद है? Current assets to current liabilities. ठीक है? Okay, so working capital management would be the administration of the firm's current assets and the financing needed to support current assets. ठीक है? फाइनेंसिंग आती है इसकी ज्यादातर आगे जाकर पढ़ेंगे कि करंट एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए करंट लायबिलिटीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं. क्लियर सो फार? Yes. कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? Yes, sir. जाए आगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या जरूरत है? In a typical manufacturing firm, current assets exceeds 1/2 of total assets. Typically, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो करंट एसेट्स होते हैं उसका पोर्शन ज्यादा होता है. Exceeds 1/2 of total assets. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में 1/2 से यानी हाफ से ज्यादा होते हैं. अगर 10 लाख के टोटल एसेट्स है तो 5 लाख से ज्यादा बीच में करंट होंगे. तो अगर जो पोर्शन ज्यादा है तो फिर उस पर ज्यादा एहतियात करनी चाहिए ना, उसको ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. Excessive levels can result in a substandard return on investment. ये क्या चीज है? ROI. Return ROI. on investment. आपने जितना Return on इन्वेस्ट किया उस पे जो आपको मतलब- एक्स्ट्रा मतलब या जो आपकी प्रॉफिट जिस तरह mutual आपने कितना इन्वेस्ट किया इन्वेस्ट किया और ऊपर कितना ऊपर कितना आ रहा है. पैसे आ रहे. ठीक है, ये रेशो एज सच पड़ी तो नहीं पड़ी. अच्छा, आगे आ जाएगी, इधर आएगी, प्रॉपर रेशो आएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से कैलकुलेट करना है. रिटर्न हम लोगों ने कहा था कि रिटर्न इन सिंपल वर्ड इज व्हाट एवर यू आर अर्निंग, जो आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. तो जो रिटर्न यानी जो पैसे आप अर्न कर रहे हैं और जो आपने इन्वेस्ट करके जो पैसे अर्न कर रहे हैं, अगर आपने ज्यादा कर दिया, इस रेशो को ज्यादा कर दिया, आपने करंट एसेट्स को ज्यादा कर दिया और वो आइडल पड़े होते हैं, कैश आपके पास बहुत सारा पड़ा है, जैसे मैंने पहले कहा था, अकाउंट रिसीवेबल बहुत सारे पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है. अकाउंट रिसीवेबल, रिमेंबर अकाउंट रिसीवेबल भी तो आइडल है ना, ठीक है, आपके पैसे बस बंद हो गए हैं, ठीक. दैट इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर कस्टमर्स, ठीक. वो आपको पैसे वापस नहीं देंगे अगर आप उसको चेंज नहीं करते, उसको कैश में कलेक्ट करके वापस वो नहीं करते. इसको इस रेशो क्या बोलते हैं? रेशोस पड़ी हुई है? बिल्कुल नहीं. सिर्फ करंट रेशियो पे आउट रेशियो ईपीएस वो भी थोड़ा वो तो मैंने बताए थे ना. इस कोर्स से पहले कोई रेशियोस नहीं पढ़े, तो फिर चाहिए था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पहले कर लें ताकि आपको इसको ज्यादा अच्छा पता चले. चलें, मैं आपको साथ साथ टर्म्स बताता रहूंगा, इसके बाद फिर करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर. इसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, कि कितना जल्दी अकाउंट रिसीवेबल वापस कैश में कन्वर्ट होता है. ठीक, अच्छी बात है आप लोगों को कर्ज पे दें चीजें, लेकिन अच्छी बात ये है कि उसको वापस ले भी convert into cash and then the cycle keeps on moving. So when the cycle keeps on moving, that means your sales, you are making sales, but those are credit sales. But then the good thing is that you are converting it back into Debit. cash, and you are not having, you have less bad debts. इसका एक प्रॉब्लम होता है इसके साथ bad debts का, कि मतलब एक बंदा जो है फिर वो पैसे नहीं देता या कुछ पैसे नहीं देता, भाग जाता है या कुछ हो जाता है. ठीक है, ओके. So excessive levels can result in a substandard ROI. तो आपका ROI खराब हो जाएगा अगर excessive levels आपने इन्वेस्ट कर दिए इस जगह पर, ठीक है. तो आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी या आइडल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, नहीं तो ROI खराब होगा. ROI क्या चीज है कि कितने पैसे मैं देता हूं, कितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए और वो मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, यानी कितनी अर्निंग कमा के दे रहा है, कितना नेट इनकम करके दे रहा है. ओके. Current liabilities are the principal source of external financing for small firms. For small firms, these current liabilities are actually the main thing. Why? Because without getting into much hassle, किसी बैंक के पास 10 साल का लोन लेने से अच्छा ये है कि मैं अपने सप्लायर से कहूं यार मैं पैसे दे दूंगा 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद. तो इसका मतलब ये है कि मुझे वो रॉ मटेरियल या मुझे एसेट्स मिल गए Without loan. विदाउट पेइंग कैश, Yes. यानी कैश मैंने नहीं दिए, अकाउंट्स पे ले लिए. और जब मैं इसको मैं बेच देता हूं, लेट्स से माय अकाउंट रिसीवेबल साइकिल, अब अकाउंट रिसीवेबल का टर्नओवर कम है अकाउंट्स पेबल के टर्नओवर से,
यानी मैं जिसको बेचता हूं उससे मैं 1 हफ्ते में पैसे वापस ले लेता हूं, उसको भी मैं कहता हूं खैर ले लो 1 हफ्ते में पैसे दे दो, और मैं 1 हफ्ते में पैसे ले लेता हूं, और इसको मैंने कहा 1 महीने में. सो दैट मींस technically I have not spent even a single amount but I have earned profits, है ना? Yes. मैंने पैसे कमा लिए ना, बगैर पैसे लगाए हुए, ठीक है? Yes. तो ये बात, तो वो ये कह रहा है current liabilities are the principal source of external financing. फाइनेंसिंग करने के लिए ये आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए ये आपका बहुत अच्छा सोर्स है स्मॉल फर्म्स के लिए. नो बिग फर्म्स कैन नॉर्मली टेक लोन्स इजीली, लेकिन स्मॉल फर्म्स लोन लेना थोड़ा मुश्किल है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगता है, प्लस इंटरेस्ट रेट्स उनके लिए हाई होते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये उनका कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. रिक्वायर्स कंटीन्यूअस डे टू डे मैनेजरियल सुपरविजन. सो दैट मींस फॉर वर्किंग कैपिटल यू नीड टू हैव डे टू डे सुपरविजन. ये नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओ और आप 1 महीने बाद देखें कि मेरा करंट एसेट्स कैसे जा रहे हैं, करंट लायबिलिटीज कैसे जा रही है. करंट एसेट करंट लायबिलिटी को आपने डेली बेसिस पे सुपरवाइज करना है. आपने देखना है कि वो कैसे जा रही है, ठीक है? आपके करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लायबिलिटीज कितनी है, साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल चल रहा है नहीं चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैश बीच में ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक? ये सारी बातें आपने देखनी है, एंड दिस इज हाउ यू विल मैनेज योर करंट एसेट्स. क्लियर? क्लियर यहां तक? जाए आगे. ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द कंपनीज रिस्क, रिटर्न एंड शेयर प्राइस. अब यही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वुड अफेक्ट योर रिस्क. अगर मैं हर किसी को बेचना शुरू कर दूं अकाउंट्स रिसीवेबल, तो मेरा रिस्क उतना ज्यादा होता जाएगा ना, ठीक है? ज्यादा होता जाएगा ना. मैं 5 लोगों को बेचता हूं, द चांस ऑफ वन ऑफ देम कन्वर्टिंग इनटू अ बैड डेट इज लो. बट व्हेन आई सेल टू 1000 customers on account, on credit, then my chance of having bad debts would be high. So my risk profile would change. Risk मेरा ज्यादा हो सकता है, ठीक है? रिटर्न, अगर मैं जल्दी कन्वर्ट करता हूं किसी चीज को कैश के अंदर, तो मेरा रिटर्न ज्यादा होता है, मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, तो मेरा आरओआई बेहतर हो जाएगा. शेयर प्राइस, all of these fundamentals would ultimately be reflected in your share price. Yes, sir. होंगे बाद में, टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं. एक कंपनी जो प्रॉफिट्स कर रही होती है उसके शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा लैग होता है. मतलब ये नहीं कि आप कहें कि मैंने प्रॉफिट किया है, मैंने एनुअल रिपोर्ट अपनी दी और इसी वक्त मेरी शेयर प्राइस ऊपर हो जाएगी. नहीं, इट्स गोना टेक टाइम. People will read about it, people will know about your organization, then they will start investing in your organization and your share price will slowly and gradually start rising. ठीक है? तो ये सब कुछ आपकी रिस्क, रिटर्न, शेयर प्राइसेस को अफेक्ट करता है. ओके, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स. अब कितने करंट एसेट होने चाहिए यार? कितने करंट एसेट होने चाहिए? हमारे पास कितने करंट एसेट होने चाहिए? ये हमारे पास एक वो है assumptions is that 50,000 is maximum units of production. You are doing continuous production, and there are 3 different policies for current asset levels which are possible. So we are talking about 3 different policies. 3 policies हैं, ठीक? हमारे पास क्या क्या है? This is my output, and my output is maximum of 50,000. ये हमारा maximum output है. And this is my asset level. कि asset level कितना होना चाहिए, ठीक है? एक पॉलिसी ये है पॉलिसी सी, the other one is पॉलिसी बी, and the other one is पॉलिसी ए. सही है? यहां तक क्लियर है? स्टार्ट करें इसको. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एनालिसिस. ये क्या शो कर रहा है? लिक्विडिटी एनालिसिस. व्हाट इज लिक्विडिटी? मतलब कैश में कन्वर्ट करना. कितना कैश, ठीक है? कैश में आप कितने जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं और कितने ज्यादा कैश में. पॉलिसी ए, दैट वन इज पॉलिसी ए जो सबसे ऊपर है. पॉलिसी ए लिक्विडिटी इसकी हाई है, ठीक है? इसकी लिक्विडिटी हाई है, यानी ज्यादा जल्दी मैं कैश में कन्वर्ट करता हूं, ज्यादा मेरे पास है. ग्रेटर करंट एसेट लेवल्स जनरेट मोर लिक्विडिटी. करंट एसेट्स लिक्विडिटी कहती है उसको कि कितने आपके पास कैश है, और करंट एसेट्स जो है वो सारे के सारे वो चीजें होती हैं जो कि which are either cash or can be converted into cash easily. ठीक है, यही होते हैं ना. तो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी ज्यादा है. तो पॉलिसी ए में देखिए आपकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा हो गई. Yes, sir. उसके बाद पॉलिसी बी हो गई, उसके बाद पॉलिसी सी हो गई. ओके, सो लिक्विडिटी पॉलिसी इज हाई, बी इज एवरेज, सी इज लो. ठीक? सो ग्रेटर करंट एसेट वुड जनरेट मोर लिक्विडिटी. गॉट द आइडिया? सर ये ग्राफ पे थोड़ा एसेट लेवल से वो लिंक कर दे सर कि एसेट लेवल ज्यादा होता है तो एसेट लेवल ज्यादा होता है. अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने कहा
जितने करंट एसेट्स ज्यादा हैं, करंट, उतनी लिक्विडिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि करंट एसेट का मतलब ये होता है कि आइदर कैश, because when we start current asset we say the first current asset, the most current asset is cash and cash equivalent, ये हो गया, और other assets which can be easily converted into cash, marketable security easily converted into cash, accounts receivable can be converted into cash, थोड़ा बहुत मसला होता है लेकिन हो सकता है। फिर उसके बाद इन्वेंटरीज, फिर उसके बाद प्रीपेमेंट्स, ठीक है, ये आसान वाली चीजें मैंने लिखी जो कि बहुत आसान है। तो जितनी ये चीजें ज्यादा हैं उतना मेरा ज्यादा लिक्विडिटी है। लेकिन अगर आप कहें कि ये मेरे पास कम है और मेरे पास लैंड बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मशीन्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी कम है। ठीक है, गॉट द आइडिया? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ यू हैव हायर करंट एसेट्स यू हैव हायर लिक्विडिटी। और मेरे पास तीन पॉलिसीज थी, ए बी सी, और ए जो है वो सबसे टॉप पर है, सो इट हैज द हाईएस्ट लिक्विडिटी। ओके, लेट्स मूव ऑन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने आपसे कहा ना कि अभी थोड़ी देर बाद हम इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। आपको मैंने बताया था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कि कितने पैसे मैंने लगाए और मुझे कितने पैसे कमा के दे रहे हैं। जो पैसे मुझे कमा के देता है वो क्या होता है? नेट प्रॉफिट। और जो पैसे मैंने लगाए वो होते हैं मेरे टोटल एसेट्स। ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट मैंने की है ना, मैंने कितने पैसे लगा के कितनी चीजें खरीदी और फिर वो मुझे एक्चुअली पैसे कमा के देते हैं। सो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब करंट एसेट्स, ये हमने कहा कि these are some of my current assets. So current asset basically, when we talk about current assets, so we talk about these ठीक है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंटरी, ये हमारे सबसे मशहूर करंट एसेट्स हैं। ठीक, सो लेट करंट एसेट्स इक्वल्स कैश प्लस रिसीवेबल प्लस इन्वेंटरी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय करंट एसेट्स, ठीक, प्लस फिक्स एसेट। टोटल एसेट्स दोनों से मिलके बनते हैं ना, ठीक है, दोनों से मिलके बनते हैं। अब जरा गौर से देखिए, जब मेरे पास ये तीन डिफरेंट पॉलिसीज हैं, अगर मेरे करंट एसेट्स ज्यादा हैं, तो वो मुझे ज्यादा पैसे कमा के देते हैं, वो मुझे ज्यादा रिटर्न कमा के देते हैं। सो माय प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वुड शो कि जितना मेरे करंट एसेट्स ज्यादा हैं उतना मुझे पैसे ज्यादा कमा के दे रहे हैं, जितने फिक्स एसेट्स ज्यादा हैं उतना मेरा टोटल एसेट, अगर मेरे टोटल एसेट कुछ हैं तो इसमें से some would be my current asset and the others would be fixed assets. ठीक, current plus fixed equal total asset ना, current plus fixed equals total assets. तो return on investment is actually net profit divided by current plus fixed assets. अब अगर मैं अपनी profitability देखना चाहता हूं, profitability, so according to profitability, policy A has low profitability, policy B has an average and policy C has a high profitability. जितना current assets levels decline, जितने current assets कम होते हैं, total assets will decline. अब फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला क्या था ROI का? ROI का फॉर्मूला था net profit divided by total asset और टोटल एसेट को हमने कहा कि टोटल एसेट इक्वल्स करंट प्लस फिक्स्ड एसेट। ठीक, अब अगर करंट एसेट्स, ये वाले, अगर करंट एसेट्स कम होते जाए, ठीक है, करंट एसेट कम हो गए तो ये जो टोटल एसेट है ये कम हो जाएगा। ओके, जब ये टोटल एसेट्स कम हो गए सो माय आरओआई विल इंक्रीज। नेगेटिव रिलेशनशिप है ना, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सो माय आरओआई विल इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मेरे करंट एसेट्स ज्यादा हैं उतना मेरा आरओआई या प्रॉफिटेबिलिटी कम है। पॉलिसी ए में करंट एसेट ज्यादा थे तो आरओआई प्रॉफिटेबिलिटी लो हो गई, बी में एवरेज था, एवरेज हो गई, सी में हाई था,
गॉट द रिलेशनशिप? Yes. एसेट्स का आरओआई के साथ रिलेशनशिप क्लियर है? सर ये भी है। सर करंट है सर करंट है सर सिर्फ करंट, हमारा इस वक्त एम्फेसिस इज ऑन करंट एसेट्स, ठीक है, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। जी अफराज, करंट उतने ही है और फिक्स्ड कम हुए हैं, तब भी तो आरओआई करंट उतने ही है और फिक्स्ड कम हुए हैं। हाँ बेसिकली टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे तो ये फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इस वक्त बात सिर्फ इन करंट की कर रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे करंट को है तो हम लोग फिलहाल बात सिर्फ करंट की कर रहे हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? सर ये बेसिक रिटर्न एंड आरओआई सर बेसिक डिफरेंस सर क्या चीज है? और एक चीज बेसिक दोबारा बोले। सर रिटर्न एंड आरओआई सर हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है सर? रिटर्न और आरओआई में क्या फर्क है? देखिए आरओआई बेसिकली टॉक्स अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ये रिटर्न कितना है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, और फिर रिटर्न हमने कहा था कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिटर्न है वो नेट इनकम है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने पैसे लगाए तो वो उसके कितने एसेट्स हैं आपके पास। फिर हमने फर्दर कहा कि इसको फर्दर और क्लैरिफाई करें तो एसेट्स के अंदर दो हैं, करंट प्लस फिक्स्ड। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर इसको कम किया तो ये ज्यादा होगा, ये क्या ठीक है, ये देखिए आपके सामने वो तो ठीक है सर, लेकिन लॉजिक लॉजिक। अच्छा आगे बताओ, कैश की वैल्यू थोड़ी देर आगे बताओ तुम कैसे। अगर ये बात आपको इस वक्त हजम नहीं हो रही, अगर ये बात आपको इस वक्त हजम नहीं हो रही कि एसेट्स को कम करने से आरओआई क्यों ज्यादा होता है, एक हल्का सा हिंट आपको देता हूं, बैलेंस शीट की वो साइड, मतलब लायबिलिटीज अगर ज्यादा होगी, लेकिन याद रखें कि एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज। अच्छा अब देखिए सर वो एसेट कम करने का मतलब क्या है, अब और से सुनिए इसका मतलब क्या है, डिटेल में बात थोड़ी देर बाद बताता हूं, अभी खाली सिर्फ एक हिंट है। एसेट को कम करने का मतलब ये नहीं कि आप एसेट उठा के बेच दो, एसेट को कम करने का मतलब ये है कि एसेट्स रिप्लेस हो with fixed asset, कैश with fixed asset, न्यू एसेट्स ना विद न्यू और सुनिए या न्यू सिक्योरिटीज, न्यू विद न्यू एफिशिएंट एसेट्स। अच्छा सर, स्टेबल। मेरे पास 3 मशीन है, ठीक है, 3 मशीनें बनती हैं 10 लाख, मैं उनको हटाता हूं, एक मशीन रखता हूं 4 लाख, ठीक, मेरे एसेट्स कम हो गए ना। अब 4 लाख से मैं, लेकिन वो एफिशिएंट मशीन है, नई टेक्नोलॉजी, 4 लाख से मैं पैसे कमाता हूं, रिटर्न कमाता हूं, उतना ही, अगर उतना ही कमाता हूं, लेट्स से नेट इनकम उतना ही है, ज्यादा नहीं हुआ, नेट इनकम सेम है, बट वो हमारे लेकिन पास क्या हुआ, कैश है, पहले मैं 10 लाख से कमा रहा था वो पैसे, अब मैं कमा रहा हूं 4 लाख से, तो आरओआई ऑटोमेटिकली मेरा increase, स्टिल सर वो मशीन भी तो ऐसी ही है, हाँ, तो- वो उतना ही रहेगा। तो वो जाकर मशीन में हटा दूं 3 मशीनें तो 10 लाख चले गए, सर ये मतलब वो है ठीक है, और उसकी बजाय एक 4 लाख की मशीन आ गई। 6 लाख तो तब नहीं होगा, तब भी सर एसेट डिविजन सर इसका लेकिन देखिए अब मैं 4 लाख से कमा रहा हूं, अब आप ये देखिए ना कि मैं 4 लाख से कमा रहा हूं, नहीं वो तो सही है, लेकिन ये टोटल एसेट तब भी वो सेम है। नहीं ये कम, सर देखिए ये कम होगा, ये कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। तो ये कम वो दूसरा तो ज्यादा है। नहीं, इसको फिक्स एसेट को मैं ज्यादा नहीं कर रहा, मशीन तो ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल मशीन की दी, आगे जाके करंट सर एसेट। इसका एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, नॉट मोर देन दैट। जी पॉज कर दें, आप क्या करें, so now let's move on now impact on risk के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब तक हमने दो बातें की, हमने कहा प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा और हमने कहा आरओआई पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक, लिक्विडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये 3 बातें हम लोग कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग करंट एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो बेसिकली हम लोगों ने कहा था ये चीजें थी, करंट एसेट्स इनको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। सो व्हेन यू डिक्रीज कैश, आप कहते हैं कैश को डिक्रीज कर दो, ये 3-4 एसेट्स हैं, इसमें कैश को डिक्रीज कर दो। इन्वेस्टमेंट, याद रखें कैश को जो हम डिक्रीज करते हैं, हमें कितना कैश चाहिए, कितना कैश चाहिए हमें 50,000 मैक्सिमम
ताकि करंट लायबिलिटीज को पे कर सके, चाहे आपकी करंट लायबिलिटीज बिलियंस में है, चाहे रुपीस में है, चाहे थाउजेंड्स में है, चाहे लैक्स में, इतना कैश चाहिए बस। इसके अलावा जितना भी कैश है वो सारा का सारा बेकार है, उसको नहीं रखना। अगर आप उसको रखेंगे तो वो आइडल हो गया। तो डिक्रीज इन कैश reduces the firm's ability to meet its financial obligations। आपके पास कोई आता है, कोई करंट लायबिलिटी आती है और आपने उसको पे ऑफ करना है और आप उसको पे नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लिक्विडिटी एट स्टेक, आप गए बैंक, सिंपल, ठीक है, बैंक हो जाएंगे। एक बंदे से नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, फिर दे कैन गो टू द कोर्ट, यू नीड टू लिक्विडेट योर फिक्स्ड एसेट्स, और फिर आपका बिजनेस जो है वो मतलब खराब हो जाए। तो अगर डिक्रीज कैश को डिक्रीज किया तो इसका मतलब आपका रिस्क ज्यादा हो जाए। कैश को छोड़ दें, आगे चलें, अकाउंट रिसीवेबल। अगर अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करें, ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अकाउंट रिसीवेबल को डिक्रीज करने का मतलब ये है कि मैं आपसे कहता हूं नहीं यार, सॉरी यार, कैश पे सेल करें, कैश पे सेल करूंगा, अकाउंट पे नहीं देना, क्रेडिट पे सेल नहीं करना। तो जब क्रेडिट पे सेल नहीं करूंगा तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स वुड गो लीव, बिकॉज़ जस्ट लाइक आई एम डूइंग कि मैं पेबल्स क्रिएट करके चीजें ले रहा हूं, फिर आपको बेच रहा हूं और आपको बेच के अपना साइकिल छोटा कर रहा हूं अकाउंट रिसीवेबल का, सो दैट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट आई कैन अर्न मोर मनी, ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूं। तो वो भी तो इसी तरह कर रहा होगा ना आगे, ठीक है, या वो भी तो कोई इसी तरह की पॉलिसी से कहीं पे काम कर रहा होगा। तो अगर मैं उसको कह दूं कि नहीं क्रेडिट सेल नहीं है, तो वो मुझसे नहीं लेगा, वो किसी और क्रेडिट सेल्स की तरफ जाएगा, ठीक। तो मेरी सेल्स वुड रिड्यूस, आई विल लूज सेल्स। जब सेल्स कम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका नेट इनकम भी कम हो जाएगा, सो मोर रिस्क। इन्वेंट्री थर्ड, अगर इन्वेंट्री आप कम करें, आपके चले इन्वेंट्री, कैश कम नहीं कर सकता, अकाउंट रिसीवेबल कम नहीं कर सकता, इन्वेंट्री को कम कर देता। तो अगर इन्वेंट्री को आपने कम कर दिया और कस्टमर आया तो आपके पास चीजें नहीं है बेचने के लिए, तो फिर आप क्या बेचेंगे, फिर आप कुछ बेच नहीं सकते। सो अल्टीमेटली स्टॉक आउट्स, लूज सेल्स, मोर रिस्क। तो इन चीजों को कम करना खतरनाक है, ठीक है, इन चीजों को कम करना खतरनाक है। थोड़ी देर के लिए पॉज करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सबको कम करता हूं तो मैं एक्चुअली रिस्क को ज्यादा कर रहा हूं। नहीं तो अगर देखा जाए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कहा था, इसको कम करें, यस, इसको कम करें तो ये ज्यादा होता है, यस सर, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको कम करूं तो रिस्क भी कम ज्यादा होता है, ठीक है। और अब दोबारा आए, रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, यस सर, रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना रिटर्न ज्यादा होगा। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा ना रिटर्न ज्यादा करने के लिए, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा ये रिटर्न लेने के लिए, आपको इन्वेंटरीज रखनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि ठीक है इस प्राइसेस के ऊपर आप लोग स्टॉक करें और आगे प्राइसेस ऊपर जाएं तो आप उससे फायदा कमाएं, ठीक है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि सेल्स इस वक्त लो है, लेकिन सेल्स एकदम इमीडिएट, अगर कोई वॉक इन कस्टमर आता है, एक रेगुलर कस्टमर होता है रिकरिंग जो बार बार आता है, एक होता है वॉक इन, वो कभी भी आ सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है। तो मेरे पास स्टॉक आउट ना हो, वो आए, मेरे पास स्टॉक हो ताकि मैं सेल कर सकूं, ताकि मैं रिटर्न को ज्यादा कर सकूं। गॉट द आइडिया? यस सर। अब इसकी समरी देखते हैं, ठीक है। ये रिस्क एनालिसिस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉलिसी ए, जितना करंट एसेट ज्यादा उतना रिस्क लो, जितना एवरेज और हाई, रिस्क इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ करंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड। ये भी क्लियर हो गया? ओके, अब इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। अब तीनों को एक साथ लें। अगर पॉलिसी ए, तो उसकी लिक्विडिटी हम लोगों ने कहा था हाई है क्योंकि सारे लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक, लेकिन साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है, लो है, और प्रॉफिटेबिलिटी लो है तो साथ ही रिस्क भी लो है। देखिए हमने कहा था ना कि दोनों का आपस का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रिस्क अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपका चांस है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा। बी पॉलिसी, यहां पे बी पॉलिसी में आपके पास लिक्विडिटी एवरेज है, ठीक, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बी एवरेज है और ऑटोमेटिकली आपका रिस्क भी एवरेज है, ठीक। यानी जो लोग रिस्क नहीं लेते इंडिफरेंस, वो कौन से लोग हैं? इंडिफरेंस, हाँ, वो मोस्ट प्रॉब्ली इधर होंगे, ठीक। और सी लिक्विडिटी लो है, ठीक, लिक्विडिटी लो है, करंट एसेट्स लो है, लिक्विडिटी लो है, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई और आपका रिस्क भी हाई, सही है। सो प्रॉफिटेबिलिटी, अब इसको देखें, ये आपके टेक डाउन है फ्रॉम दिस वन। ये आपके जो चीजें याद रखनी है वो ये चीजें याद रखनी है, क्या? प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों को देखें, इनवर्स है, यस सर, ठीक है, लो हाई हाई लो। सो प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद लिक्विडिटी।
इस वजह से कहते हैं कि या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रहे होंगे या आप लिक्विडिटी के लिए, या तो आप चीजें लिक्विड ज्यादा रखेंगे अपने पास, तो ऐसे केस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लो होती है। मैं ये नहीं कह रहा जीरो होगी, लो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी हाई रखना चाहते हैं तो फिर लिक्विडिटी आपकी लो होगी, लेस लिक्विड चीजें आपके पास। ओके, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी, एक मिनट पहले इसको करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुगेदर विद रिस्क। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। मोर रिस्क मोर रिटर्न, ठीक, रिस्क एंड रिटर्न को, ठीक है। ये दो चीजें आपने सीखी, ये जो आपने 3-4 स्लाइड्स पढ़ी, हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स सीखे, वो ये 2 पॉइंट्स, इसको याद रखिए जी। तो सर जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स हैं सर, वो लॉन्ग टर्म की जो होते हैं, तो सर इट मींस कि उसमें रिस्क ही ज्यादा है म्यूचुअल नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड्स हमारे पास है, इसको दोबारा पॉज करते हैं। ओके, सो दिस इज द समरी एंड दीस आर द 2 पॉइंट्स। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इन एग्जाम, व्हाट आई विल बी डूइंग इन एग्जाम। अब तो ये सीधा सीधा आप कहेंगे सर इसमें आप पूछेंगे क्या, ठीक है। मैं इन 2 चीजों के ऊपर आपसे, ये 2 चीजें किस तरह पूछूंगा, जिस तरह मैंने अभी क्विज में आपको दिया था, वो सिनेरियो दे दिया था कि ये एक स्टॉक है, ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये निशात का है, ये इसका है, ये इस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, आप बताएं क्या करेंगे। सो इट विल बी अ सिंपल एमसीक्यू, नॉट कैलकुलेशंस, बट यू विल हैव टू यूज योर कांसेप्ट। आपको कांसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉल्व करने में। उसके नहीं बताया वो मैच्योरिटी का, मैच्योरिटी का मैंने जो पूछा है। अच्छा, इसको बंद करेंगे तो फिर बताऊंगा आपको। आप समझ, मुझे मंजूर है। Okay. Let's start. स्टार्ट अभी किए। अभी ये। Okay. So components of classification of working capital. अच्छा, working capital में क्या क्या चीज़ है? ठीक? Components हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिए थे। कौन-कौन से components है? Cash and cash equivalent. Next marketable securities. Then receivables and inventory. Basically ये आप लोग ठीक है, procurement में डालना, ये भी करना है। ठीक? ये सारे components हैं आपके working capital के। Okay. Then we have time-wise, if we classify, so it will either be permanent or temporary. ठीक है? अब ये क्या चीज है? स्टॉक्स ना, इसी वर्किंग कैपिटल को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि ये वर्किंग कैपिटल परमानेंट क्या होता है और टेम्पररी क्या होता है। कंपोनेंट्स आपको याद है ना, कौन कौन से? यस सर। अब ये वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या है, ठीक? इसको देखो। ओके, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, the amount of current assets required to meet a firm's long term minimum needs. Permanent working capital, वर्किंग कैपिटल है बट इट्स कॉल्ड एज परमानेंट। फिर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप तो कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट, करंट एसेट तो होते हैं शॉर्ट टर्म, तो फिर परमानेंट कैसे हो गए? परमानेंट कैसे हो गए? ठीक है, अब देखें परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि कितने मेरे पास वो करंट एसेट्स हैं, कितनी अमाउंट है जो कि मेरे लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करे, जो मेरे लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करे, है वो करंट एसेट्स ही। हम ये नहीं कह रहे कि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता ही करंट है कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल। तो वो कितने चाहिए होंगे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करे, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट करंट एसेट। है वो करंट एसेट, लिक्विडेट होगा वो 1 साल के अंदर, लिक्विडेट होगा 1 साल के अंदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट। ठीक, लेकिन कितने चाहिए होंगे जो कि मेरी नीड्स, उस नीड को पूरा करे जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ओके, फिर ये टेम्पररी करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स होते ही वो है जो कि जल्दी लिक्विडेट होते हैं, ठीक है। फिर इसमें कुछ टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब ये है कि वो करंट एसेट्स या उतने करंट एसेट्स, कितने पैसों के करंट एसेट्स जो कि चेंज हो ड्यू टू सीजन। सबसे गुड एग्जांपल इज इन्वेंटरी। इन्वेंटरी हर वक्त आपकी हाई होती है? नहीं, जब सीजन होता है तो हाई, ऑफ सीजन में लो। लेकिन ये जो बाकी है ये तो आपको रखना ही रखना है, ये चीजें तो आपको रखनी है ना, ठीक है। तो ये जो चीजें जो आपने रखनी है, चाहे जो कुछ भी है, इसको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और वो वर्किंग कैपिटल जो कि चेंज हो ड्यू टू सीजनल रिक्वायरमेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्पररी वर्किंग कैपिटल।
गॉट द आइडिया? Yes. Yes, sir. गॉट द आइडिया? ओके, सो टेम्परेरी करंट एसेट्स ये हैं मेरे जो कि चेंज होंगे, परमानेंट करंट एसेट्स सेम, ठीक है, ओवर टाइम। और ओवर टाइम लेट्स से ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं तो हम लोग शो कर रहे हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, करंट एसेट्स मेरे वक्त के साथ साथ ज्यादा हो। गॉट द आइडिया क्लास? क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव ऑन। बस कर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। सर बस Now, कर how do I finance current assets? काफी We still have 7 minutes. सर काफी है We still have 7 minutes. सर काफी है सर पीछे रह जाएंगे आप। सर काफी है अच्छा